तो बच्चों आज हमको एरर्स पढ़ना है और ये जो कॉन्सेप्ट है एरर्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट है। क्योंकि हम 11th रीस्टार्ट प्रोग्राम में कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें तुम जानते हो, तो मैं वहाँ से शुरुआत नहीं कर रहा हूँ कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। हम लोगों को ये मालूम है कि इस पूरे चैप्टर में बेसिकली कुछ सेक्शंस हैं, एरर्स, डायमेंशंस और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर। तो हम इन्हीं 3 सेक्शंस में वर्क करने वाले हैं। मतलब आज मैं एरर्स पे वर्क करूंगा, नेक्स्ट क्लास में हम डायमेंशंस की बात करेंगे और फिर हम स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर की बात करेंगे। क्लियर? तो पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है। देखो जेई मेंस में, नीट में, एडवांस में भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि बाकी चैप्टर्स की तरह, जैसे अगर आप रोटेशनल मोशन की बात करो, स्टैटिक्स की बात करो, जितना काम वहाँ करना है उसके मुकाबले में ये चैप्टर आसान है। अगर हमने फंडामेंटल्स ठीक से समझ लिए तो इस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन सही करना आसान हो जाता है अपने लिए। तो कैसे करना है, क्या समझना है, शुरुआत करते हैं। एरर्स अपना टारगेट रहेगा आज का, है ना। देखो एरर्स का मतलब क्या है। पहली बात, एरर्स की बात तभी होगी जब हम बात करते हैं मेजरमेंट की। जब हम मेजरमेंट की बात करेंगे, जैसे कि हमने कोई क्वांटिटी मेजर की, जब हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। बहुत छोटे से बचपन से सबने एक स्केल की मदद से लेंथ मेजर की ही होगी। किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ मेजर करनी है तो हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं। कई बार अपना खुद का मास अगर मेजर करना है तो हम वेइंग स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से आप मेजरमेंट कर रहे होते हो। तो जब हम मेजरमेंट करते हैं तो कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता, और अगर मेजरमेंट परफेक्ट नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ एरर हो सकती है। हमारा काम बच्चों ये होता है कि एरर को रिपोर्ट कर पाए प्रॉपरली। देखो इंजीनियरिंग में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मशीन्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मेरी मशीन 40 वॉट पावर कंज्यूम करेगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसको इनपुट पावर 40 वॉट ही दे रहे हैं, लेकिन मेरी मशीन तो 40 वॉट की जगह 40.008 वॉट कंज्यूम कर रही है। वहां पे कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। तो किसी भी इंजीनियर का ये काम है कि वो प्रॉपर एरर जरूर बता पाए अपने मेजरमेंट में। तो मेजरमेंट में एरर कैलकुलेट करने के कई तरीके होते हैं। पहले हम एरर्स को कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे अगर मैं एरर को कैटेगराइज करूं बच्चों, तो पहले टाइप की एरर है सिस्टमैटिक एरर। ये बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। तो हम एरर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, सिस्टमैटिक और रैंडम। देखो सिस्टमैटिक एरर क्या होती है। सपोज हम मेजर कर रहे हैं, एक सर्किट हमने बनाया जिसमें एक रेजिस्टेंस है, मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी और यहां पर मैंने एक एमीटर लगा दिया और मैं मेजरमेंट करने वाला हूं करंट का। यहां पे ये जो रेजिस्टेंस है इसकी कुछ वैल्यू है, सपोज 10 ओम्स। मैंने यहां पर जो बैटरी है उसको 50 वोल्ट का रखा है। अब जनरली क्या होगा, कोई भी इंसान अगर ओम्स लॉ अप्लाई करता है तो V इक्वल्स टू IR होता है। मतलब आप करंट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये V/R आएगी। मतलब इसको 50 डिवाइडेड बाय 10 आ जाना चाहिए, जो कि 5 एम्पियर है। तो क्या मेजरमेंट की जरूरत है? मैंने एमीटर क्यों लगाया? अगर मुझे मालूम है कि मेरी बैटरी की वोल्टेज 50 वोल्ट है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है, तो मेरा आंसर 5 एम्पियर ही आना है। लेकिन बच्चों होता क्या है, जब ये सर्किट रन कर रहा होगा, देयर विल बी सम करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस, और जब मेरे रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करेगा तो ये रेजिस्टेंस हीट होना शुरू हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। जब हम किसी रेजिस्टेंस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जनरली क्या होता है, वहां पर हीट जनरेट होती है और हीट जनरेशन की वजह से टेम्परेचर राइज होगा। और हम ये जानते हैं कि ऐसे किसी भी रेजिस्टर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती है। तो टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ गया,
और रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया है तो करंट की वैल्यू ज्यादा आएगी या कम आएगी बच्चों? हमेशा मेजर्ड वैल्यू कम आने वाली है। अब सोचना इस बारे में कि ऐसा हो सकता है कि हीट होने की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू तो बढ़ गई, लेकिन करंट किसी केस में ज्यादा भी आ सकता है। अगर यही एक फैक्टर हम कंसिडर कर रहे हैं तो करंट ज्यादा कभी नहीं आएगा, हमेशा कम आएगा। तो ऐसी एरर जो यहां पर होगी, हम ये बोलेंगे कि करंट विल ऑलवेज बी लेस देन एक्चुअल वैल्यू। तो अगर रियलिटी में जो मेजरमेंट होना चाहिए, जो वैल्यू आनी चाहिए, करंट की वैल्यू से हमेशा कम आ रही है, तो ऐसी एरर को हम सिस्टमैटिक एरर बोल रहे हैं। क्यों बच्चों? देखो, एरर के साथ जब मैं लिखूंगा तो मैं ये कहूंगा कि 5 एम्पियर तो है, लेकिन प्लस माइनस सपोज 0.2 एम्पियर है। मैंने मेजरमेंट किया और इस टाइप की मेरी रीडिंग आ गई। क्या यहां पे प्लस हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि देखो करंट तो कम आएगा ना। तो यहां पे क्योंकि ये प्लस पॉसिबल नहीं है, यहां तो हमेशा माइनस रहेगा, मतलब करंट की वैल्यू हमेशा कम आएगी। जब कोई ऐसी एरर होती है जो एक डायरेक्शन में होती है, बच्चों सब लोग पहले एरर के डायरेक्शन को समझो। एरर कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन एरर के डायरेक्शन का मतलब क्या है? एरर कभी कभी एरर की वजह से जो एक्चुअल वैल्यू है आपकी रीडिंग उससे ज्यादा आती है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एरर। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉजिटिव एरर। और अगर जो मेजरमेंट आपने किया वो एक्चुअल वैल्यू से कम आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एरर। अब ये समझने की कोशिश करो कि अगर मेरी एरर हमेशा सारी रीडिंग्स में पॉजिटिव आ रही है या फिर सारी रीडिंग्स में नेगेटिव आ रही है, तो ऐसी एरर को हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल एरर। ये जो टर्म लिखा हुआ है, यूनिडायरेक्शनल एरर, मतलब जो सेट ऑफ मेजरमेंट रीडिंग्स हैं, सारी रीडिंग्स में आइदर द वैल्यू इज ग्रेटर और लेसर, मतलब जो एरर है वो या तो हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है। ऐसी एरर को हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, और इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक एरर। तो अगर सिस्टमैटिक एरर है रीडिंग में, तो हमेशा पॉजिटिव होगी या हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक, तो ऐसी एरर को हम बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। नेक्स्ट, सपोज अब मैं रैंडम एरर की बात करने जा रहा हूं। कोई मेजरमेंट है बच्चों, और इमेजिन करो एक सिंपल पेंडुलम है मेरे पास, स्ट्रिंग अटैच्ड है, ये बॉब है, ये ऑसिलेट कर रहा है। हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? 2π√L/G, फॉर्मूला सबको याद ही होगा। लेकिन बच्चों हुआ क्या, मान लो लैब की खिड़की खुली हुई है और खिड़की से हवा आ रही है। अब हो सकता है मेरा पेंडुलम इस तरफ जा रहा था और हवा भी इधर से आना शुरू करती है, तो ये पेंडुलम की वेलोसिटी को बढ़ाएगी, और पेंडुलम की वेलोसिटी अगर बढ़ेगी ये ज्यादा आगे तक जाएगा, ज्यादा एम्पलीट्यूड शो करेगा, और हो सकता है इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन थोड़ा सा बढ़ जाए। अब ऐसा भी हो सकता है कि पेंडुलम मेरा ऑसिलेट कर रहा था, अब ये ऑसिलेट करते हुए इस तरफ आ रहा था और हवा एज यूजुअल इस तरफ से फ्लो कर रही है, तो इसने वेलोसिटी को रिड्यूस कर दिया, एनर्जी को रिड्यूस कर दिया, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी हमारा चेंज हो सकता है उसके हिसाब से। अब हवा किस तरफ चलेगी या पेंडुलम के ऑसिलेशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा जिस समय हवा उससे टकरा रही है, आपको नहीं पता। तो टाइम पीरियड बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और इसी एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर। तो रैंडम एरर कैसी होती है बच्चों? बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल एरर का मतलब समटाइम्स इट इज पॉजिटिव एंड समटाइम्स इट इज नेगेटिव। ऐसी एरर को कम करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। ऐसी एरर को कम करने का तरीका है एवरेजिंग। मान लो आपने किसी मेजरमेंट को किया और उसमें 8 से 10 रीडिंग ले ली, आपने सारी रीडिंग्स का एवरेज कैलकुलेट किया, तो होगा क्या, किसी रीडिंग में ये एरर होगी पॉजिटिव और किसी रीडिंग में ये एरर होगी नेगेटिव। जब आप सबको ऐड करोगे बच्चों विद प्रॉपर साइन, तो ये एरर कम होती जाएगी ना। जैसे एक रीडिंग में मान लो, मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम प्लस माइनस 0.1, मतलब ये जो एरर है मैंने ये बोल दिया
कि 2 ओम तो एक्चुअल रेजिस्टेंस है, इसमें एरर कितनी हो सकती है 0.1 ओम। अगर ये सिस्टमैटिक एरर है तो यूनिडायरेक्शनल होगी, मान लो पॉजिटिव है, तो मैंने लिखा 2 प्लस 0.1। किसी दूसरी रीडिंग में हाइपोथेटिकली 0.1 ओम कम आ गया तो ये हो गया 2 माइनस 0.1। जब आप एवरेजिंग करोगे तो एग्जैक्टली 2 आएगा बच्चों। ये जो पॉजिटिव एरर आई थी और जो नेगेटिव एरर आई, इसने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। रियल लाइफ में इतना परफेक्ट कैंसिल आउट नहीं होता है कभी भी, लेकिन जो हमारी रैंडम एरर है ये हमेशा रिड्यूस हो जाती है। तो एवरेजिंग कैन रिड्यूस रैंडम एरर। लेकिन क्या एवरेजिंग से हमारी सिस्टमैटिक एरर भी कम हो जाएगी? नहीं। सिस्टमैटिक एरर क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है बच्चों, या तो हमेशा पॉजिटिव होगी या हमेशा नेगेटिव, तो एवरेजिंग करने से आपको एवरेज एरर मिल जाएगी, लेकिन इससे एरर रिड्यूस नहीं होगी। तो ये बात भी ध्यान रखनी है बच्चों, एवरेजिंग कैन नॉट रिड्यूस सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर पे एवरेजिंग का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 2 कैटेगरीज ये जो मैंने दिखाई, ये सबको क्लियर होना चाहिए। हम किस टाइप की एरर को सिस्टमैटिक एरर बोलेंगे और किस टाइप की एरर को हम रैंडम एरर बोलेंगे। सिस्टमैटिक एरर्स विल ऑलवेज बी यूनिडायरेक्शनल व्हाइल रैंडम एरर्स आर ऑलवेज बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो मेजरमेंट के बारे में थोड़ा आइडिया लगा हमको, लेकिन हम एरर्स मेजर करते कैसे हैं, एक बार इस बात को सीखते हैं। तो सपोज मैं यहां पर मेजरमेंट की बात कर रहा हूं और डिफरेंट टाइप की एरर्स की। अब कैसे एरर्स को मेजर किया जा सकता है? सपोज एक लैब में हम लोग गए, एक फिजिक्स लैब में, और किसी भी फिजिक्स लैब में जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं बच्चों, तो कई सारी रीडिंग्स ले रहे होंगे ना, और यूजुअली आपके टीचर्स बोलेंगे कि बच्चों कम से कम 10 रीडिंग ले लो। तो मैं यहां पे बस समझाने के लिए 3 ही रीडिंग ले रहा हूं। तो मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमको मेजर करना है। दिस फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मास, कैन बी लेंथ, कैन बी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनीथिंग। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करना चाहते हैं और हमने इसकी कुछ रीडिंग्स ली। मान लो क्वांटिटी x है और मैं इसकी कुछ रीडिंग्स ले लेता हूं, x1, x2, x3। जैसा मैं कह रहा हूं जनरली हम 5 या 10 रीडिंग लेते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, तो मैंने 3 ही रीडिंग ली है। बच्चों 3 रीडिंग में से कौन सी रीडिंग आपका आंसर है? हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एवरेजिंग करेंगे। मतलब आप तीनों रीडिंग्स को ऐड कर दो आपस में। तो ये जो वैल्यू आती है ये एवरेज रीडिंग है बच्चों, और इसी को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। यही वो वैल्यू होती है जो आप टीचर को रिपोर्ट करोगे। मतलब आपने 3 रीडिंग्स ली, आप टीचर को क्या बताओगे, आपका आंसर क्या है, रीडिंग 1, 2 या 3? नहीं, तीनों का एवरेज। तो हम करेंगे ये कि तीनों रीडिंग्स का एवरेज निकालेंगे और बोलेंगे कि ये हमारी ट्रू वैल्यू है, यही अपना रिपोर्टिंग रिजल्ट है। लेकिन इसमें एरर कैसे मेजर होगी? अब तो देखो क्या करना होता है। आप क्या करोगे, अब हम मेजर करेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हमने क्या किया, जो ट्रू वैल्यू आ गई बच्चों, मैं इसका डिफरेंस ले रहा हूं सारी की सारी वैल्यूज के साथ, हर एक रीडिंग के साथ। मैं इसको बोल रहा हूं डेल्टा x1, x एवरेज माइनस x2, इसको मैं बोल रहा हूं डेल्टा x2, x एवरेज माइनस x3, और इसको मैं बोल रहा हूं डेल्टा x3। ये डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, इन तीनों को हम बोलते हैं मिला करके एब्सोल्यूट एरर। मतलब ये हर एक रीडिंग में कितनी एब्सोल्यूट एरर आ रही है ये हमने कैलकुलेट कर लिया।
और मैंने मॉडुलस लगाया बच्चों, मतलब एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। अब मैं एवरेज ले रहा हूं सबका, मतलब मैं डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 तीनों का एवरेज ले रहा हूं। इसको हम बोलते हैं डेल्टा x, और डेल्टा x का मतलब होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब हुआ आपने हर एक रीडिंग का डिफरेंस निकाला ट्रू वैल्यू के साथ। ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, और जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स आ रही हैं सबका एवरेज निकालोगे तो इसको क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर बच्चों। तो क्या मीन एब्सोल्यूट एरर रीडिंग कितनी अच्छी है ये बता सकता है? सपोज दो बच्चे हैं ए और बी, दोनों ने एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया। भाई इसकी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आई, इसने एरर जो निकाली, मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट ही मान लेते हैं, चलो इसकी एरर जो आ रही है वो है 0.5 एम्पियर, जबकि इसकी रीडिंग में जो एरर है वो है 1 एम्पियर। कोई बता सकता है कौन सी रीडिंग बेटर है, कौन सी रीडिंग ज्यादा अच्छी है, किस रीडिंग में एरर कम है? ऑब्वियसली हमको ऐसा लग सकता है कि यार ये रीडिंग तो अच्छी है, बेटर है, क्योंकि इसमें एरर कितनी है, केवल 0.5 एम्पियर, जबकि दूसरी रीडिंग में कितनी है, 1 एम्पियर। क्या इससे अंदाजा लग सकता है? अब थोड़ा और सोचना पड़ेगा हमको। मैं पूरा सच बताने वाला हूं आपको, ये सच अभी अधूरा है। हुआ क्या कि हमारे स्टूडेंट ए ने जो करंट मेजर किया वो था 10 एम्पियर। 10 एम्पियर करंट इसने मेजर किया और उसमें एरर कितनी आ गई, 0.5 एम्पियर। जबकि मेरे स्टूडेंट बी ने 100 एम्पियर करंट मेजर किया है जिसमें एरर कितनी आ रही है, 1 एम्पियर। अब बताओ किसकी रीडिंग में ज्यादा एरर है? केवल 10 एम्पियर मेजर करने में उसकी एरर कितनी है, 0.5 एम्पियर। लेकिन जो स्टूडेंट बी है उसने टोटल मेजरमेंट किया है 100 एम्पियर के लिए, जबकि एरर केवल 1 एम्पियर आई। तो किसकी रीडिंग बेटर हो गई? रीडिंग बच्चों बेटर हो गई स्टूडेंट बी की। और ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि केवल एब्सोल्यूट एरर देख करके आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी रीडिंग बेटर है। इसीलिए इसके लिए हम एक और टाइप की एरर निकालते हैं, और इस एरर को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। देखो रिलेटिव एरर जब निकालोगे तो मेथड क्या होगा, आपको एब्सोल्यूट एरर को, मीन एब्सोल्यूट एरर जो आपने यहां पर निकाली है उसको डिवाइड कर देना है ट्रू वैल्यू से, तो ये आ जाएगी रिलेटिव एरर। और एक बात, हम अगर परसेंटेज एरर निकालना चाहेंगे तो आपको क्या करना है, ये जो रैंडम एरर निकाली है रिलेटिव एरर, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमने ये देखा जो अपना पहला केस था, इसके केस में कितनी परसेंटेज एरर आ रही होगी निकालते हैं जरा। तो मैं 0.5 को डिवाइड करूंगा 10 से, मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो ये 0 कैंसिल और मुझे 5% मिल रहा है। यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना मिल रहा है, 1 एम्पियर की एरर है, कितने में से, 100 एम्पियर में, इंटू 100 करेंगे तो ये 1% आ रहा है। देखो परसेंटेज क्लियरली बता रहा है कि जो स्टूडेंट ए है उसके मेजरमेंट में 5% की एरर है, जबकि स्टूडेंट बी के मेजरमेंट में केवल 1% की एरर है। हमको धोखा लग रहा था, क्योंकि शुरू में जब हम देख रहे थे तो हमको लग रहा था कि स्टूडेंट ए के मेजरमेंट में तो 0.5 एम्पियर की एरर है, लेकिन स्टूडेंट बी के मेजरमेंट में 1 एम्पियर की एरर है, जो कि ज्यादा है। लेकिन हमको ट्रू वैल्यू के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, इसीलिए हमने बनाया रिलेटिव एरर को। जब तक आप रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर नहीं कैलकुलेट करोगे बच्चों, कभी अंदाजा लगेगा ही नहीं कि कौन सा मेजरमेंट बेटर है ना। इसीलिए हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो ये प्रोसीजर रहता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला काम क्या है, हम रीडिंग्स लेते हैं, सारी रीडिंग्स का एवरेज निकालते हैं। जब आप हर एक रीडिंग का एवरेज निकालते हैं तो उस एवरेज को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू,
बिकॉज दैट वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू, हम ट्रू वैल्यू का हर एक रीडिंग के साथ डिफरेंस निकालेंगे मॉड्यूलस में। ये जो डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। जितनी भी एब्सोल्यूट एरर हैं सबका एवरेज निकालोगे, उसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। जितनी भी हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई, उसको अगर डिवाइड कर दोगे ट्रू वैल्यू से तो आपको मिलती है रिलेटिव एरर। और जब रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलती है परसेंटेज एरर। ये पूरा प्रोसीजर है बच्चों, ये चीज समझ पा रहे हो, है ना। जो भी कैलकुलेशन हमको करनी है यहां से शुरुआत होती है। ये मैंने आपको एक टिपिकल एग्जांपल देके बताया कि अगर लेबोरेटरी में कोई मेजरमेंट कर रहा है तो उस लैब में किस तरीके से कैलकुलेशन की जाएगी। तो लैब की कैलकुलेशन अपने पास क्लियर हो गई, है ना। इसी चीज को हम अप्लाई करके देखते हैं कुछ क्वेश्चंस में। जब अप्लाई करेंगे तभी सीखेंगे, है ना भाई। तो इसको जरा देखते हैं। ये अपना पहला क्वेश्चन है, कुछ रीडिंग्स हैं और आपको ये कैलकुलेट करके देखना है कि कितनी परसेंटेज एरर आ रही है। तो हमको ये निकालना है कि हमारे इस मेजरमेंट में कितनी परसेंटेज एरर है। और मैं चाहता हूं कि सब लोग एक बार इसको ट्राई जरूर करो। जब आप ट्राई करोगे तभी सीखोगे। चाहो तो मैं रिपीट कर देता हूं। जब हम कोई मेजरमेंट करना चाहते हैं, जितनी भी रीडिंग्स होंगी सबका एवरेज निकालेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का हर एक रीडिंग के साथ डिफरेंस, इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। सारी एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इनटू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो ये हमारा पूरा कैलकुलेट करने का तरीका है, ठीक है। अब आप ट्राई कर सकते हो। मैं टाइम दे रहा हूं ताकि कैलकुलेशन करो बच्चों, एवरेज निकालो सब लोग। क्या करना है हमको, प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। 2.10, 2.30, 1.60, 2.10, 1.90। ये हमारी सारी रीडिंग्स हैं। रीडिंग नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 रीडिंग्स हमने ले ली। मैं जस्ट चाहता हूं कि कैलकुलेशन अपनी परफेक्टली एक बार कर लें, उसी से हमको अंदाजा लगना शुरू होगा बच्चों। तो पहला काम करते हैं कि ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं, है ना। उसके लिए एवरेज निकालना है। सारी क्वांटिटीज को ऐड कर दें आपस में, कितना आएगा, 0, इसको डिवाइड करेंगे 5 से। ये एवरेज वैल्यू अपनी 2.00 आ रही है। और इस एवरेज वैल्यू को क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। मतलब हमने जितनी हमारे पास 5 रीडिंग्स हैं, मैंने सबको ऐड किया, ऐड करके 10 आ गया। मैंने उसको डिवाइड किया नंबर ऑफ रीडिंग से जो कि 5 था, और जो डिवाइड करने के बाद एवरेज वैल्यू आ रही है उसी को हम बोल देंगे ट्रू वैल्यू। तो हमने यहां पर ट्रू वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अगर आपके टीचर पूछते हैं कि क्या रिजल्ट रहा एक्सपेरिमेंट में, कितनी वैल्यू मिली है, तो आंसर क्या होगा, 2। क्योंकि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तुम लोग जानते हो, वेलोसिटी इसका रेशियो है। तो हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। अब हमारा काम है एब्सोल्यूट एरर निकालना। तो मैं 2 के साथ डिफरेंस निकालूंगा बच्चों। कितना आ रहा है, 0.1। यहां पर कितना आ रहा है, 0.3। यहां पर 0.4, यहां पर 0.1, 0.1। ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर जो वैल्यू है, आप देखो 2.3 - 2 करोगे तो 0.3 आएगा।
लेकिन यहां तो वैल्यू कम है ना, 1.6 माइनस 2 करोगे ये नेगेटिव ऑफ 0.4 आएगा, मगर क्योंकि मॉडुलस लगाए तो आपको नेगेटिव वैल्यू लिखनी नहीं है ना। अब इन सब का एवरेज निकालते हैं फिर से, कितना आएगा बच्चों, 0.1 प्लस 0.3, 0.4, 0.8, 0.9, 1 हो गया। ओके, तो 1 को 5 से डिवाइड करते हैं, फिर कितनी वैल्यू आ गई, 0.20। ये हमारे पास आ गई मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर किसी को लग रहा है कि मैंने जानबूझ करके रीडिंग ऐसी ली है कि कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो सही लग रहा है ना। तो मैंने जानबूझ करके रीडिंग्स ऐसी ली हैं कि कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे, ताकि हम कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दे पाए। और कॉन्सेप्ट हमने क्या अप्लाई किया, 5 रीडिंग क्वेश्चन में दी हुई थी हमको, हमारा सारा फोकस इन रीडिंग्स पर है। तो हमने सबका एवरेज निकाला, तो कितना आ गया बच्चों, 2। इसको हमने बोल दिया मीन, इसको बोल दिया ट्रू वैल्यू। उसके बाद मैंने सारी की सारी एब्सोल्यूट एरर्स निकाली, एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज निकाला, तो वो आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आपको चाहिए रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर अगर लिखनी है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.2 डिवाइडेड बाय 2, जो कि 0.1 आ रहा है ना बच्चों। और अगर मुझे परसेंटेज एरर चाहिए तो मैं रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे तो ये दिखने लग गया कि 10% की एरर यहां पर पॉसिबल हो पाएगी। फिर से आपने सारी वैल्यूज का एवरेज निकाला तो ट्रू वैल्यू आई, सबके साथ डिफरेंस निकाला हर एक रेटिंग के साथ, तो एब्सोल्यूट एरर्स आ गई। सारी एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज आपने कैलकुलेट किया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू गिव्स यू रिलेटिव एरर, एंड रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड विद 100 गिव्स यू परसेंटेज एरर। ये अपना प्रोसीजर है स्टैंडर्ड, किसी भी लैब में कैलकुलेशन करने का। आपको क्वेश्चन इस टाइप के मिल सकते हैं, ठीक है, आसान बात। तो रिलेटिव एरर, सिस्टमैटिक एरर के बाद मैंने आपको यह समझाया कि आप किस तरीके से मेजरमेंट करोगे। अब हमको एरर्स के थोड़ा सा और अंदर जाना है, हमको थोड़ी और डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो हम ये समझना चाहते हैं कि एरर्स कैसे ऐड होती हैं, है ना। तो उसके लिए देखते हैं जरा। सपोज मैं बात कर रहा हूं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स की। आखिर हम एरर्स को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहली बात हमेशा दिमाग में एक रखो, और मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। सपोज 2 स्टिक्स हैं जिनको मैंने साथ एक दूसरे के साथ बांध दिया है। एक स्टिक ये है और दूसरी स्टिक इसी के साथ है। इसकी लेंथ L1 है, जिसको मैं मेजरमेंट जो हमने किया वो मैं लिख दे रहा हूं 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ हमने मेजर की दैट वाज फाउंड टू बी 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसको ध्यान से समझोगे बच्चों। हम जब एरर्स की बात करते हैं, किसी ने मुझसे कहा कि इस पूरे दोनों स्टिक्स को जब आपने जोड़ दिया तो इसकी टोटल लेंथ कितनी आ रही है। अब मैंने कहा टोटल लेंथ निकालनी है तो इस स्टिक की लेंथ रफली कितनी है, 10 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ रफली कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो आप दोनों को ऐड कर सकते हो, टोटल लेंथ मिल जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि L की जो वैल्यू है इट विल बी L1 प्लस L2। तो ये वैल्यू हमारे पास ऐड करके आ गई 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास लेंथ तो आ गई टोटल, ठीक है। लेकिन एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब एक तरीका क्या है भाई, एरर अगर कैलकुलेट करनी है तो यहां पे 0.2 है और यहां पे 0.1 है। आप एरर को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। तो लॉजिकल चीज क्या है, जब भी आप 2 रीडिंग्स को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो,
इनकी एब्सोल्यूट एरर्स हमेशा ऐड हो जाती हैं। मतलब अगर मैंने कहीं पे रीडिंग लिखी है L1 प्लस माइनस डेल्टा L1, कहीं पे रीडिंग लिखी है L2 प्लस माइनस डेल्टा L2, तो आपको दोनों को ऐड करके अगर लिखना है तो L1 प्लस L2 लिखोगे, और ये जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं ये भी आपस में ऐड हो जाएंगी। बच्चों एरर्स कभी भी सबट्रैक्ट नहीं होती हैं, ये हमेशा ऐड होती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे मुझे ये बताओ ये रीडिंग की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? बच्चों इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 10.2, मैंने 10 में 0.2 को ऐड कर दिया। मिनिमम कितनी आएगी? माइनस कर देते हैं 9.8, ये मिनिमम वैल्यू आ गई। ऐसे ही यहां पर मैक्सिमम कितना आएगा बच्चों? ऐड कर देते हैं 5.1, और मिनिमम कितना आएगा? 4.9। मेरा आपसे ये कहना है कि अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा आपस में तो मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है? सोचो मैक्सिमम लेंथ कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम लेंथ तब होगी जब दोनों की वैल्यू मैक्स हो जाएगी। मतलब मैं 10.2 प्लस 5.1 करूंगा तो कितना आएगा बच्चों? अगर कलेक्टिव लेंथ लिखोगे तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू दोनों को ऐड कर देते हैं, दिस विल बी 15.3, और मिनिमम कितना आएगा बच्चों? अगर मिनिमम कैलकुलेट करेंगे देन इट विल बी 14.7। आप ऐड कर दो इन दोनों को, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं फाइनल रीडिंग लिखूंगा तो मैं यहां पर 15 ऐड करके प्लस माइनस जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं इनको भी आपस में ऐड करूंगा, 0.3 लिखूंगा। देखो ये इसके साथ मैच कर रहा है। मैक्सिमम कितनी आ गई? 15.3, मिनिमम कितनी आ गई? 14.7। करना भी चाहिए बच्चों। तो एरर्स कभी भी आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं, ये हमेशा ऐड होती हैं। मैथमेटिकली अगर सब्ट्रैक्शन आ भी गया तब भी आप ऐड ही करोगे, तो एरर्स को ऐड करना रहता है। जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो कौन सी एरर ऐड होती है? इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन absolute errors get added। ये अपना रूल हो गया। तो आपको कोई रीडिंग मिल गई जैसे a प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा बी, और आपको पता है कि c की वैल्यू a प्लस बी के बराबर है, तो ये जो c है इसको आप लिखोगे a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो जब भी हम a प्लस बी लिखेंगे या कोई क्वांटिटी है जो कि a माइनस बी के बराबर है, तब भी आप लिखोगे z की वैल्यू को a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जब मैं दोनों क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तब भी मैं उनकी एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड ही कर रहा हूं। तो एब्सोल्यूट एरर्स हमेशा ऐड होंगी एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में। क्लियर? कुछ केसेस में इसी बात को अप्लाई करके देखते हैं हम लोग। तो एक और क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। तो दो रेजिस्टेंसेस हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन हम जानते हैं, अगर सीरीज में दो रेजिस्टेंस लगे होंगे तो ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है सीधे से R1 प्लस R2। तो यहां पर भी तो आप एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड ही करोगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लिखोगे बच्चों? दोनों को ऐड करते हैं। 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15 प्लस माइनस
इनको भी ऐड कर देते हैं, तो 1.5 प्लस 0.5 करोगे, दिस विल बी 2। बस इतना सा काम है, एब्सोल्यूट एरर्स को आपने ऐड कर दिया। ठीक है, तो जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो जाएंगी। जरा इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। एरिया निकालना है और हमको क्या दिया हुआ है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, इसको L1 L2 ही बोलते हैं। एरिया निकालना है। अब एरिया में तो मल्टीप्लिकेशन होना है, तो हम क्या याद रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ एरर्स। देखो ऐसा हो सकता है कि कोई क्वांटिटी Z है जो A और B के मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करती है। मान लो मैंने डिफाइन कर दिया कि जो क्वांटिटीज A और B हैं, A को अगर आप लिखोगे तो ये A प्लस माइनस डेल्टा A है, B को अगर लिखोगे तो ये B प्लस माइनस डेल्टा B है। तो ऐसे में अगर कोई क्वांटिटी दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है तो आपको क्या करना है, आप लिखोगे सीधे से डेल्टा Z बाय Z। मतलब बच्चों ध्यान देना, मैं अब एब्सोल्यूट एरर नहीं लिख रहा हूं और रिलेटिव एरर लिख रहा हूं। तो मैं लिखूंगा डेल्टा Z बाय Z इक्वल्स टू डेल्टा A बाय A प्लस डेल्टा B बाय B। मतलब इस बार आपने एब्सोल्यूट एरर्स को नहीं बल्कि रिलेटिव एरर्स को आपस में ऐड किया है। और रीजन सिंपल सा है, अगर किसी बच्चे को लगता है कि ऐसा क्यों हो गया सर, तो आप क्या कर सकते हो, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। आप ln z इक्वल्स टू ln a प्लस ln b लिख सकते हो, है ना। log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b। डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन, आपको क्या मिलेगा, dz बाय z इक्वल्स टू da बाय a प्लस db बाय b। सेम चीज आ गई, तो बस log लेके डिफरेंशिएट करोगे, बात बन जाएगी। सेम वे में अगर कोई क्वांटिटी है जो कि a डिवाइडेड बाय b पे डिपेंड कर रही है, मतलब दो क्वांटिटीज के डिवीजन पे, तब भी आपको सेम काम करना है। यहां भी आप लिखोगे डेल्टा z बाय z विल बी इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। मतलब सीधा सा है, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो आप तो हमेशा एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करना है, और अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हो तो हमेशा रिलेटिव एरर्स आपस में ऐड होती हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना सा याद रखोगे ना तो बड़े सारे क्वेश्चंस कर लोगे इसी बात पर बेस्ड। जैसे एक और बात, अगर कोई पावर एक्सप्रेशन है, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है z इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू बी क्यूब, तो एक बात बताओ, मल्टीप्लिकेशन तो हो ही रहा है यहां पे, क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर a मल्टीप्लाइड विद a मल्टीप्लाइड विद b मल्टीप्लाइड विद b मल्टीप्लाइड विद b है, कह सकते हैं? तो भाई आपको तो यहां पर रिलेटिव एरर को ऐड करना है, तो रिलेटिव एरर कितनी होगी, देखो यहां पर लिखोगे डेल्टा a बाय a, फिर से ये भी तो मल्टीप्लिकेशन में है तो डेल्टा a बाय a फिर से आएगा, फिर b 3 बार है तो 3 बार डेल्टा b बाय b लिखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलने वाला है बच्चों, इट विल बी ट्वाइस डेल्टा a बाय a प्लस 3 टाइम्स डेल्टा b बाय b। इन शॉर्ट आप ये याद रख सकते हो कि जब इस तरीके से पावर होती है एक्सप्रेशन में, तो जो भी पावर होगी वो मल्टीप्लिकेशन में मिल जाएगी आपको। तो जैसा फाइनल एक्सप्रेशन में हम देख पा रहे हैं, यहां पर पावर 2 है तो फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो मल्टीप्लिकेशन में आ गई। यहां पर पावर 3 थी, ये भी मल्टीप्लिकेशन में मिल गई आपको। तो कभी भी ऐसी क्वांटिटी होगी बड़ी आसानी से लिख देंगे बच्चों। ठीक है, तो जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करोगे, जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे यू विल ऐड रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर भी, क्योंकि इन 200 करके ही आती है ना, वो तुरंत मिल जाएगा हमको। तो क्वेश्चंस ट्राई करें इसी पर बेस्ड, उसी से अपने को प्रैक्टिस होगी ना। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। अच्छा, एक रह गया अपना,
जो हम लेंथ और ब्रेड्थ की बात कर रहे थे ना रेक्टेंगल के एरिया की, तो यहां मैंने कुछ कैलकुलेशन कर दी, मगर इसको ट्राई करो, सब लोग करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेंथ हमको दी हुई है, ब्रेड्थ हमको दी हुई है, एरिया निकालना सब जानते हैं। एरिया तो भाई मल्टीप्लाई करके ही मिलेगा ना बच्चों। तो ऐसा करते हैं, एरिया की वैल्यू जो होगी वो तो L1 इंटू L2 के बराबर होगी, ऐसे ही लिख पाएंगे हम लोग। तो मल्टीप्लाई करते हैं इनको आपस में। आपको दिख रहा है 5.7 इंटू 3.4, लेकिन एरिया निकालने के लिए मल्टीप्लीकेशन तो हो रहा है। आप यहां पर क्या लिखोगे? एरिया तो आ गया 5.7 मल्टीप्लाइड विथ 3.4। मेरे ख्याल से ये मल्टीप्लीकेशन आसानी से सबका हो जाएगा, लेकिन जब आपको इसमें एरर निकालनी होगी तो आप लिखोगे डेल्टा ए बाई ए, मतलब एरिया में जो रिलेटिव एरर है वो किसके बराबर होगी? रिलेटिव एरर जो हमको L1 में मिलेगी, डेल्टा L1 बाय L1 प्लस डेल्टा L2 बाय L2। मगर आपको तो एरिया में चाहिए एब्सोल्यूट एरर फाइनल रीडिंग देने के लिए, तो ध्यान देना मैं क्या लिखने जा रहा हूं। डेल्टा ए विल बी इक्वल टू, ये जो एरिया है इसको इस तरफ ले जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में, मगर एरिया को तो L1 L2 कह सकते हैं ना बच्चों। डेल्टा L1 बाय L1 प्लस L1 L2 डेल्टा L2 बाय L2। ये L2 कैंसिल हो जाएगा, ये L1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो आपको मिलेगा यहां पे L2 इंटू डेल्टा L1 प्लस L1 इंटू डेल्टा L2। इस तरीके का रिजल्ट हमको मिल जाएगा एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए। ठीक है, ध्यान देना मैंने एरिया की वैल्यू को पुट कर दिया है इसमें। तो फाइनली ये जो एरर आएगी ये कितनी होगी? L2 मतलब 3.4 इंटू 0.1 प्लस 5.7 इंटू 0.2। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.34 प्लस ये बन जाएगा अपना 1.14। इनको आपस में ऐड कर दें तो फाइनल वैल्यू आ गई। तो फाइनल वैल्यू 1.48 आ रही है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ऑफ कोर्स आएगा आंसर। तो जो फाइनल आंसर है वो क्या लिखोगे बच्चों? फाइनल आंसर विल बी, ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 5.7 इंटू 3.4। चलो मैं तो ऐसे ही लिख देता हूं, प्लस माइनस ये जो फाइनली 1.48 आ गया। ये हमने एरर कैलकुलेट कर दी, और ये कौन सी एरर है? एब्सोल्यूट एरर। जब आप प्लस माइनस करके लिखते हैं ना एक्सप्रेशन के साथ, यूनिट के साथ, तो ये हमेशा एब्सोल्यूट एरर होती है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर निकालने का मेथड तो यहां पे समझ ही गए सब लोग। ठीक, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं हम लोग। नहीं समझ में आया तो दोबारा करके देखना जरूर, छोड़ना नहीं इसको। ओके, ये क्वेश्चन तुम लोग करो यार, ट्राई करो। क्वेश्चन कह रहा है अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दिया हुआ है is charged to a voltage this, what will be the percentage error in measurement of charge। क्योंकि 11th क्लास के मेरे बच्चे नहीं जानते होंगे कैपेसिटेंस क्या है, तो हमने ब्रैकेट में ही लिख दिया है कि फॉर्मूला क्या होता है। तुम लोग को बहुत मतलब इस बात से नहीं होना चाहिए कि क्या कैपेसिटेंस है, आपको तो एरर कैलकुलेट करनी है, तो आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है? परसेंटेज एरर चार्ज के मेजरमेंट में क्या है, और अपने पास वर्किंग फॉर्मूला पता चल गया Q इक्वल्स टू CV। तो हम Q इक्वल्स टू CV का इस्तेमाल करेंगे और ये कैलकुलेट करेंगे कि कितनी एरर इसमें है। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना बच्चों, और ये कौन सी एरर पूछ रहे हैं? परसेंटेज एरर। तो आप ये कह सकते हो यहां से
कि डेल्टा क्यू बाई क्यू अगर लिखोगे तो ये किसके बराबर आएगा, डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा वी बाई वी। ध्यान रखना हमने प्लस ही लिखा है क्योंकि एरर्स को हमेशा ऐड करते हैं। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन लिख दिया, और अगर मैं पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 से मल्टीप्लाई करते ही ये रिलेटिव एरर किस में कन्वर्ट हो गई, परसेंटेज एरर में। तो अब परसेंटेज एरर आसानी से कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। देखो चार्ज की अगर बात करेंगे इसमें तो एरर निकालनी है। कैपेसिटर के लिए क्या लिखोगे, 0.1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, डेल्टा वी मतलब 0.2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। ये कैलकुलेट करने का तरीका है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 0.1 इंटू 100, 10/2 5, प्लस यहां कितनी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ गई 1। दिख रहा है सबको। तो बेसिकली हमारे पास 6% की एरर आ गई। तो ये 6% एरर जो हमने कैलकुलेट की है, सिंपली हमने ये बात इस्तेमाल की। कॉन्सेप्ट क्या था, अगर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी रिलेटिव एरर्स को हम ऐड कर सकते हैं, वही हमने किया है यहां पे। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत इजी लगा होगा सबको। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई ये कैलकुलेशन करो। The error in the measurement of radius of a sphere is 0.5%. What is the permissible percentage error in measurement of? अब ये बात कर रहे हैं इसके एरिया की और वॉल्यूम की। आसान बात हो गई। जब आप एरिया लिखोगे तो मैं सरफेस एरिया क्या लिखूंगा बच्चों, किसी स्फीयर की बात कर रहे हैं तो 4πr² लिखेंगे। अब आपको रेडियस की बात करनी है। जब मैं एरर के टर्म्स में लिखूंगा तो ध्यान ये रखना है कि 4π में कोई एरर नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो आप क्या करोगे, डेल्टा एस बाय एस इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है बच्चों, ट्वाइस डेल्टा आर बाय आर। तो यहां से डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू क्या जानते हैं हम लोग, हाँ जी। आप लोग ये समझते हो यहां पर कि अगर मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो गया। और रेडियस में जो परसेंटेज एरर हमको दी हुई है क्वेश्चन ने, वो 0.5% की एरर है। हमको मालूम है ये कितनी एरर है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो जब आप सरफेस एरिया में एरर निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 0.5, 1%। सेम अगर वॉल्यूम की बात होगी तो वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, 4/3 πr³। ये कांस्टेंट्स मैटर यहां पर नहीं करते हैं। वॉल्यूम यहां पर किस पे डिपेंड कर रहा है, r³ पे। तो आप लिखोगे डेल्टा v बाई वी विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा r बाय r। और फिर से अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज एरर। तो कितनी परसेंटेज एरर आ गई वॉल्यूम की कैलकुलेशन में, इसको 3 इंटू 0.5 लिख सकते हो, तो ये 1.5% आ जाएगा। ठीक है, इजी। तो बड़ी आसानी से कैलकुलेशन यहां पर हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये टिपिकल क्वेश्चन है जो अभी अभी हम सीख रहे थे कि आप एरर्स को, परसेंटेज एरर्स को पावर के साथ मल्टीप्लाई करके कैसे लिखते हैं, वही चीज है। हालांकि क्वेश्चन ऐसा है जो कई एग्जाम्स में आ चुका है पहले भी, मगर है बड़ा आसान प्यारा सा। तो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से बच्चों एक बार आंसर बताओ तुम लोग क्या आएगा, है ना। कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। देखो P अगर हम लिख रहे हैं इस तरीके से तो डेल्टा P बाय P कैसे लिखोगे, इसको लिखा जा सकता है 3 टाइम्स डेल्टा A बाय A इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स
डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 प्लस, देखो सी की पावर हाफ है तो हाफ टाइम्स डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी बाय डी इंटू 100। तो हमने परसेंटेज एरर के टर्म्स में पी में कितनी परसेंटेज एरर आएगी उस पूरी क्वांटिटी को लिख दिया यहां पर। अब कैलकुलेशन देखते हैं। तो ए में कितनी एरर थी बच्चों, क्वेश्चन ने बताया हुआ है हमको सब। ए बी सी डी में जो एरर है 1% है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू 4 प्लस 2। तो इनको ऐड करोगे यहां पर मिलेगा 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2। ओवरऑल इट इज एन एरर ऑफ 13%। ठीक है, बस इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी इस टाइप के क्वेश्चंस में। देखो हम फिर रजिस्टर्स पे आ गए, लेकिन ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से अलग है। इसका कॉन्सेप्ट मुझे आपको सिखाना पड़ेगा। थोड़ा पीछे चलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखते हैं यहां पे। देखो मैंने आपको ये बोला कि जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा तो आप रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर को ऐड कर सकते हो। मगर ऐसा क्यों बोला, मैंने एक छोटी सी डेरिवेशन भी दिखाई। मैंने कहा कि बच्चों z इक्वल्स टू a इंटू बी है सपोज। तो आपने दोनों तरफ log ले लिया और आपने ln z को लिखा ln a प्लस ln b। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। मान लो मैं किसी थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो आप ऐसे लिखोगे इसको 1/z dz will be equal to 1/a dA प्लस 1/b dB। और अगर मान लो चेंज इनफाइनेटेसिमली स्मॉल नहीं है तो आप dx की जगह डेल्टा x लिखते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा कि अगर चेंज बहुत छोटा नहीं है तो आप डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b लिख सकते हैं। तो ये एक तरीके से अपनी डेरिवेशन थी कि हम क्यों एब्सोल्यूट एरर या परसेंटेज एरर को ऐड कर रहे हैं। लेकिन बहुत बार एक्सप्रेशंस थोड़े से अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मिरर फॉर्मूला लगाता हूं। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। तो इस टाइप की क्वांटिटी अगर होगी तो अब आपका मेजरमेंट कैसे होगा, ध्यान देना इस पे। सपोज, और ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/z। ये एक फॉर्म दिया हुआ है। अब मैं ये नहीं जान रहा हूं कि मुझे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर में किसको ऐड करना है, क्योंकि ये ना तो एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन है ना ही एग्जैक्टली डिवीजन है। तो ये है क्या, इसमें क्या करेंगे। अगर मैं इस क्वांटिटी को ही डिफरेंशिएट कर दूं बच्चों, अगर मैं इस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। कोई बता सकता है 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। जब हम 1/x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको मिलता है -1/x²। देखना ध्यान से, मुझे मिलेगा -1/x² dx -1/y² dy -1/z² dz। नेगेटिव साइन तो हट जाएगा, और अगर x dx बहुत छोटा नहीं है तो मैं उसको डेल्टा x लिख सकता हूं। मतलब यहां पर बन जाएगा डेल्टा x/x² प्लस डेल्टा y/y² इक्वल्स टू डेल्टा z/z²। ये रिलेशन बच्चों हमको मिल गया। अगर कभी भी आपका एक्सप्रेशन इस तरीके का है, क्वांटिटीज इस तरीके से आपस में डिपेंडेंट हैं, तो आपको फाइनल एक्सप्रेशन जो एरर्स का मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलेगा। इसको आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, और कई जगह अप्लाई होती है ना। अब जरा देखो, इस पे ध्यान दो। ये मेरा क्वेश्चन है जो दो रजिस्टर्स की बात कर रहा है, और इस बार हम किस टाइप के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, पैरेलल।
हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स को कैसे ऐड करते हैं? हम लोग लिखते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये एक्सप्रेशन हमने इस तरीके से लिख दिया। अब इस एक्सप्रेशन के हिसाब से कैलकुलेशन कैसे आगे बढ़ेगी, या आप जरा सोचो यार, तुम लोगों को हो जाना चाहिए सॉल्व। ये वैसा ही एक्सप्रेशन है जैसा हमने यहां पर पढ़ा है ना, ऐसा ही तो है एक्सप्रेशन। तो इसका रिजल्ट तो ये आना चाहिए, इसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो अप्लाई करते हैं। अगर मैं सेम फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करूंगा तो मेरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा R1 बाय R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 स्क्वायर। इस तरीके से इस पूरे एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जरा देखते हैं आगे। यार रेजिस्टेंसेस की वैल्यू तो हमको गिवन है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे। तो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकालना ही चाहूंगा। कितना आएगा? यहां से ही आप देख सकते हो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को R1 R2 बाय R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यहां पर वैल्यू है 24, यहां पर वैल्यू है 8, तो मैं लिखूंगा 24 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 8, 24 प्लस 8 32। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 6 ओम। मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमने ऑलरेडी 6 ओम कैलकुलेट कर ली। अब हम एब्सोल्यूट एरर निकालना चाहते हैं, यहां पर लॉट करके आते हैं। तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट कितना होगा? आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू डेल्टा R1 बाय R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 का स्क्वायर। और बच्चों यहां पर अगर देखोगे तो आर इक्विवेलेंट तो निकाला हुआ था, 6 का स्क्वायर मिल जाएगा हमको। डेल्टा R1 कितना था? 0.5, 0.5 डिवाइडेड बाय 24 का स्क्वायर प्लस यहां पर मिल जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर। ये हमारा कैलकुलेशन का मेथड हो गया। अब देखो आगे बढ़ा सकते हैं इसको। आप डेल्टा आर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं 36 इंटू 0.5 बाय 24 इंटू 24 प्लस 36 इंटू 0.3 बाय 64। इसको कैलकुलेट किया जा सकता है आसानी से। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है अल्टीमेटली 3 इंटू 0.5 मतलब 1.5 डिवाइडेड बाय 48 प्लस वहां से कितना आ रहा है 0.3 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये वैल्यू हो जाएगी 1.5 प्लस 1.2,
0.9 डिवाइडेड बाय 48, तो इसको आप 2.4 डिवाइडेड बाय 48 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू लगभग आ जाएगी 1/200। तो ये हमने एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर दी रेजिस्टेंस की वैल्यू में। तो ये अपनी कैलकुलेशन का तरीका होता है, कैलकुलेशन खुद से एक बार करके देखना दोबारा से, तो ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। लेकिन जब भी रेजिस्टेंसेस निकालेंगे, अब देखो यही चीज अगर मिरर फॉर्मूला लगाते तो वहां भी तो आ जाता, ये लेंस फॉर्मूला में भी आ जाता। ऐसे केसेस बन सकते हैं। कैपेसिटेंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। तो ऐसे कई जगह आपको एरर निकालनी पड़ सकती है। इस टाइप का केस अगर आएगा तो ध्यान इसको रखोगे। अब ये बार बार डिराइव नहीं करोगे एग्जाम में ना, इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे रहते हैं जिसमें एक सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन की बात होगी। आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करोगे एरर्स के क्वेश्चन ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि इस फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। कैसे सॉल्व करना है सीखते हैं। ठीक है, ट्राई मगर तुम लोग करो पहले। मैं टाइम दे रहा हूं 2 मिनट, तुम लोग आंसर निकालो, फिर मैच करो कितना आ रहा है। अब जैसे इन्होंने लिखा हुआ है उस तरीके से एक और कॉन्सेप्ट यहां पर आ जाता है जिसको हम सीख लेते हैं। छोटा सा है, कॉन्सेप्ट है लीस्ट काउंट का। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी की मेजर कर सकता है उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट, मिनिमम वैल्यू। तो अगर आपकी स्केल में सबसे छोटा डिवीजन 1 mm का है तो वही उसका लीस्ट काउंट है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो इससे होता क्या है, ये मान के चला जाता है कि कोई भी पर्सन जब मेजरमेंट कर रहा है स्पेशली साइंटिफिक मेजरमेंट, तो मान लो किसी स्केल का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर और किसी ने मुझे बताया कि सर जो रीडिंग आई है हमारी वो रीडिंग ना 10.5 सेंटीमीटर आई है। तो मैं ये सोच सकता हूं कि चलो बच्चे ने 10.5 सेंटीमीटर बताया है। एक टाइप की एरर और होती है जिसको ह्यूमन एरर हमेशा कह सकते हैं। कोई भी इंसान जब मेजरमेंट करता है या कोई भी काम करता है तो उसमें गलती होने की गुंजाइश है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी साइंटिफिक मेजरमेंट कर रहा है तो पूरे ध्यान से पूरी ईमानदारी से कर रहा होगा। तो गलती कितनी करेगा, जितना उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। देखो जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो हो सकता है इस तरीके से कुछ रीडिंग्स हो। अब किसी ने सोचा कि ये आंसर है, लेकिन कई बार साइड से अगर हम देख रहे हैं तो हो सकता है एक्चुअल रीडिंग ये वाली थी लेकिन हमने इसको देख लिया, या हो सकता है एक्चुअल रीडिंग ये वाली थी लेकिन हमने इसको देख लिया। तो एक लीस्ट काउंट के बराबर की एब्सोल्यूट एरर आप कर सकते हो। तो अगर एब्सोल्यूट एरर के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो जितना भी लीस्ट काउंट होता है उसी को एब्सोल्यूट एरर मान लिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर लौट करके आते हैं। देखो फॉर्मूला ये सिंपल सा है, हम सब जानते भी हैं इसको। अब इन्होंने कहा कि लेंथ जब मेजर की गई तो वो 10 सेंटीमीटर आती है, लेकिन 1 mm एक्यूरेसी के साथ। मतलब लीस्ट काउंट कितना है, 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर आप कह सकते हो। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है, 0.5 सेकेंड। तो टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड विद द रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। मतलब उस रिस्ट वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 1 सेकेंड के बराबर। बच्चों यहां पर अगर इसका यूज करना है
तो हम कैसे करेंगे? इन्होंने टाइम पीरियड दिया, लेंथ हमको बता दी, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमको दिया हुआ है, टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड विद द रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। मान लो मैं एरर निकालना चाहता हूं जी की कैलकुलेशन में, तो आप क्या लिख सकते हो? G इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, मैंने सिंपली इस फॉर्मूले में स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, तो 4 पाई स्क्वायर L बाय टी मिलेगा हमको। और अगर आप डेल्टा G बाय जी लिखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों डेल्टा L बाय L, यहां पे टी स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायरिंग करेंगे जब, तो डेल्टा L बाय L प्लस ट्वाइस डेल्टा टी बाय टी। अब मैं इंटू 100 कर सकता हूं दोनों तरफ, मुझे परसेंटेज एरर निकालनी है तो कर देते हैं। क्वेश्चन में मिस हुआ है, मगर हमको क्या निकालना है? फाइंड परसेंटेज एरर इन जी। ठीक है, देखो इस तरीके से एक्सप्रेशन तो मैंने लिख दिया। डेल्टा एल की जो बात है 1 mm एक्यूरेसी है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10। जब आप एरर लिखोगे रिलेटिव एरर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की यूनिट सेम रखोगे, तो 0.1 सेंटीमीटर ही रखा है मैंने, इनटू ट्वाइस ऑफ, बच्चों अपनी जो वॉच है उसका रिजोल्यूशन 1 सेकेंड था, तो डेल्टा टी तो 1 आ गया। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इस टी को हम क्या लिखेंगे, और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। मैं टाइम पीरियड को क्या लिखूंगा? हमने 100 ऑसिलेशन तक इसको मेजर किया है, लेकिन एक ऑसिलेशन का टाइम तो 0.5 सेकेंड है ना बच्चों, तो क्या 100 ऑसिलेशन का टाइम लिखेंगे या एक ऑसिलेशन का टाइम लिखेंगे? ध्यान देना बच्चों, 100 ऑसिलेशन का टाइम अगर मेजर किया गया है, जो कि 0.5 इंटू 100 करोगे तो 50 सेकेंड आता है। तो उस 50 सेकेंड की जो कैलकुलेशन है टोटल, उसमें आपने 1 सेकेंड की गलती की हो सकती है। आप हर एक ऑसिलेशन में 1 सेकेंड की गलती नहीं कर रहे हो, है ना? तो ये जो टाइम आएगा वो हमेशा टोटल टाइम आएगा ऑफ ऑल ऑसिलेशंस। जितने भी ऑसिलेशन हो रहे होंगे सबका टोटल टाइम हमको यहां पर लिखना होगा। तो मैं यहां पे टी जब लिखूंगा तो 0.5 इंटू 100 करेंगे, और फिर इंटू 100 तो है ही, क्योंकि हमको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी थी। तो बच्चों यहां अब देखो कि ये वैल्यूज क्या बन गई। यहां पे 1 मिला प्लस ट्वाइस ऑफ 2, मतलब ये 5% आ रहा है। टोटल परसेंटेज एरर जो आएगी वो 5% आने वाली है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका स्क्वायरिंग करके जी की वैल्यू लिखना आसान था। यहां पे परसेंटेज एरर ऐड होगी, पावर मल्टीप्लिकेशन में आएगी, ये तो हम लिख ही पा रहे थे। टोटल टाइम लिखना है, 100 ऑसिलेशन है, 200 ऑसिलेशन है, जितने भी ऑसिलेशन होंगे सबका टाइम ऐड करके लिखोगे एक साथ। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यहां पर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, करके देखो। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड मेटल स्फीयर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड डायमीटर। डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो अगर आपने डायमीटर मेजर कर लिया वॉल्यूम आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको ठीक है डेंसिटी मिल जाएगी। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, क्वेश्चन ने दी हुई है x/100 है। रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास एंड डायमीटर, रिलेटिव लिखा है मगर ये परसेंटेज में लिखा है ना, तो परसेंटेज एरर ही है। तो x की वैल्यू हमको बतानी है।
ठीक है, कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो बड़ा सिंपल सी बात है बच्चों, डेंसिटी अगर कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यहां पे डायमीटर के टर्म्स में लिख देते हैं इसको। मतलब डेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन मास डिवाइडेड बाय क्यूब ऑफ द डायमीटर। बाकी सब तो कांस्टेंट्स आ रहे हैं और कांस्टेंट में कोई एरर होती नहीं है, उससे अपने को क्या मतलब। तो मैं यहां पर अगर लिखूंगा डेल्टा रो बाय रो, तो ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, डेल्टा एम बाय एम प्लस 3 टाइम्स डेल्टा डी बाय डी इंटू 100 कर सकते हैं दोनों तरफ। तो आपको दिख रहा है कि मास के मेजरमेंट में 6% की एरर थी, तो यहां पे तो 6 आ जाएगा, जबकि डायमीटर के मेजरमेंट में 1.5% की एरर थी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ओवरऑल ये वैल्यू कितनी आ गई, 10.5%। 10.5 यहां पर आप जब लिख रहे हैं तो ये हमारे पास परसेंटेज एरर की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन x बाय 100 बोल रहा था, वैसे इसको 105/10 लिखा जा सकता है ना। और आप चाहो तो इसकी वैल्यू को यहीं से हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, इस सब की क्या जरूरत। डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 जब हमने लिखा, तो इस वैल्यू को आप 1050/100 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 1050। यहां पर भी कैलकुलेशन तो बड़ी सिंपल थी, फॉर्मूला आप जानते हैं, उसका हमने यूज कर लिया। देखो एरर्स में इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हमको मिलते हैं और बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर भी सकते हैं। तो इजीली ये सॉल्व होते चले जाएंगे। तो जब हम 11th रीस्टार्ट की बात करते हैं, एरर में कोई भी समस्या होगी तो लगभग इसी टाइप की आपको मिल रही होगी, इसको इस तरीके से हमको सॉल्व कर देना है, ठीक है। इजी काम है। चलो मैं क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग सॉल्व करके बताओ। परसेंटेज एरर in measurement of volume of a sphere is 8%. Calculate percentage error in measurement of its volume। तो सरफेस एरिया में कितनी एरर है ये आपको दी हुई है, आपको वॉल्यूम में कैलकुलेट करना है। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ बच्चों। अब ये प्रैक्टिस हम कर चुके हैं इतनी, ये क्वेश्चन होना ही चाहिए हमसे। आ गया आंसर। तो इन्होंने सरफेस वॉल्यूम में 8% की एरर दी हुई है। तो जैसा हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, वॉल्यूम वॉज 4/3 पाई आर क्यूब, तो हमेशा डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 विल बी 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। तो अगर आपको वॉल्यूम में एरर 8% पता है ना, यही तो दिया हुआ है, तो क्यों ना हम इसको 8 लिख दें। तो 8/3 विल बी इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। मतलब वॉल्यूम की हेल्प से हमने पहले तो ये निकाल लिया कि रेडियस की जो मेजरमेंट है उसमें कितनी परसेंटेज एरर है, और फिर सरफेस एरिया जब भी लिखोगे 4πr² लिखोगे। तो डेल्टा एस बाय एस की जो वैल्यू होगी वो ट्वाइस डेल्टा आर बाय आर हो गई, इंटू 100 भी कर सकते हैं। तो आपको ट्वाइस ऑफ 8/3 मिल जाएगा, मतलब ये वैल्यू 16/3 आएगी।
तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5.33%। इजीली कैलकुलेशन हो गई। एक और क्वेश्चन करते हैं ना, जो हमने सीखा है अभी क्लास में उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस है। फॉर अ कॉन्केव मिरर, object distance and image distance are calculate absolute error in measurement of focal length using mirror formula। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करके देखो। कॉन्सेप्ट तुम लोग जानते हो, मिरर फॉर्मूला इज 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। तो ऐसे में कैसे लिखना है, एक्सप्रेशन क्या है, उसको लिखो तो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। यही मिरर्स फॉर्मूला है, सबने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है ना अच्छे से। तो बच्चों क्या लिखेंगे, आप ऐसा एक्सप्रेशन जब भी देखोगे ये बन जाएगा डेल्टा u बाय यू स्क्वायर प्लस डेल्टा v बाय वी स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा f बाय एफ स्क्वायर। क्वेश्चन ने फोकल लेंथ की कैलकुलेशन में एब्सोल्यूट एरर पूछा है, तो वो कैसे आएगा बच्चों, डेल्टा एफ निकालना है आपको। तो आप लिखोगे एफ स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद डेल्टा यू बाई यू स्क्वायर प्लस डेल्टा वी बाई वी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें हम फोकल लेंथ पहले निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ अगर आपको निकालनी है तो क्या फॉर्मूला है, यू वी बाय यू प्लस वी, है ना। तो कितनी वैल्यू आएगी, u और v की वैल्यू डालते हैं, तो 10 इंटू 5/15, तो ये वैल्यू तो आ गई 10/3 सेंटीमीटर। तो हमने फोकल लेंथ तो कैलकुलेट कर दी। अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो f का स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चों, दिस विल बी 100/9। यहां क्या मिलेगा आपको, डेल्टा u का मतलब हो गया 0.2, तो यहां पर आएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 25। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमको मिलेगा 0.2/9 प्लस यहां पर मिलेगा 0.1 इंटू 4 हो जाएगा, तो 0.4 डिवाइडेड बाय 9 मिल जाएगा। फिर से ऐड करोगे तो 0.6/9 आएगा, या 0.2 डिवाइडेड बाय 3 लिखा जा सकता है। ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ गई ऑलरेडी, और क्योंकि एब्सोल्यूट एरर है तो इसकी यूनिट भी होगी, इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे। फर्दर कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो जब ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालनी है सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने एरर्स की बात की बच्चों, सिस्टमैटिक एरर, एब्सोल्यूट एरर, लीस्ट काउंट क्या होता है, और मेजरली
जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग है उस पर हमने वर्क किया। हमने ये समझा कि जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कौन सी एरर ऐड कर रहे होते हैं, एब्सोल्यूट एरर्स। और जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की तो कौन सी एरर ऐड करते हैं, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर। पावर्स हमेशा मल्टीप्लिकेशन में आ जाती हैं, इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। और अगर एक्सप्रेशन इस टाइप का है जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का था या यहां पर हमारा मिरर फॉर्मूला था, तो किस तरीके से आपको इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है ये दिमाग में अच्छे से रहना चाहिए। देखो इतना अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि एरर्स के क्वेश्चन में कभी गलती करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका सब रिवीजन हो गया होगा। अगली क्लास इंपॉर्टेंट है अपने लिए क्योंकि हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। पहले तो डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और फिर उसके बाद जो भी अपने पास टाइम होगा उस क्लास में या उसकी अगली क्लास में, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, हम स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर को समझेंगे, कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्योंकि जेई मेंस, एडवांस, नीट, हर पेपर में स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन का ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। 3 चीजें जरूरी हैं, आप एरर्स के क्वेश्चंस करना सीख जाओ, डायमेंशनल एनालिसिस सीख जाओ, और फिर आप ये समझ जाओ कि जब इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट की बारी आती है तो स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर वगैरह में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लगभग सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे। बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी होती है, पता नहीं क्यों। तो मैं सिग्निफिकेंट फिगर नेक्स्ट क्लास में वहां से शुरुआत करूंगा, वो एक बार समझा के फिर हम डायमेंशनल एनालिसिस पे आएंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू बच्चों।